यार अंबानी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर जाता है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर श्राप बन जाता है। JioMart is a tech-enabled partnership and will reduce inefficiencies for everyone in the retail ecosystem. जब से इन्होंने अनाउंस किया कि ये लोग क्विक कॉमर्स के अंदर एंटर कर चुके हैं, तब से जेप्टो को फंडिंग मिलनी बंद हो रखी है। मार्केट के अंदर इस आदमी का इतना डर है कि दूसरी कंपनियां कंपटीशन करना तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही समझ आता है कि अंबानी परिवार घुस चुका है, बैक स्टेप कर लेती है। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले क्विक कॉमर्स मार्केट के अंदर कदम रखा और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिया, और रातों रात किसी को बिना बताए ये लोग डायरेक्टली नंबर 2 पोजीशन पे आ चुके हैं, जिसके अंदर किस किस लेवल की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना भाई, तुम लोग देखोगे तो हंसोगे। बाकी जिन लोगों को नहीं पता, पहले क्लियर कर देता हूँ, क्विक कॉमर्स बिजनेस राशन बेचने का धंधा नहीं है। ये एक्चुअली ई कॉमर्स का ऑल्टरनेटिव है और ये जल्दी सामान बेचने का धंधा है। आप घर बैठे हो, अभी सामान चाहिए, सामान लेके 10 मिनट के अंदर अंदर आपके घर आ जाएंगे। और इसी वीडियो में मैं ये सातों क्विक कॉमर्स ऐप के ऊपर से सामान मंगाऊंगा और देखूंगा कि कौन सा सबसे जल्दी आ रहा है और कौन सा सबसे सस्ता आ रहा है। अभी वो सामान आधा किलो गाजर से लेके 4 जोड़ी कपड़े कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि ये सारी कंपनियां क्विक कॉमर्स बिजनेस चला रही है, तो सबसे पहले ये समझो कि ई कॉमर्स कैसे चलता है। मान के चलो कि तुम लोगों ने अमेज़न से कोई भी सामान ऑर्डर किया, एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं कि तुम लोग गुड़गांव के अंदर रहते हो और तुमने जो सामान ऑर्डर किया उसको बेचने वाला सेलर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में रहता है। तो जैसे ही तुम लोग ऑर्डर को प्लेस करोगे, 12 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर जिस भी सेलर के पास तुमने ऑर्डर प्लेस किया होगा, वो उसको पैक करके रख देगा। फिर उस सेलर की दुकान पे एक लोकल अमेज़न डिलीवरी सेंटर का बंदा आएगा, उस सामान को पिक करेगा और अपने लोकल डिलीवरी सेंटर पे ले जाएगा। अब ये लोकल डिलीवरी सेंटर्स क्या होते हैं? ये अमेज़न के वेयर हाउस होते हैं, सबसे छोटे वाले। और ये वेयर हाउस एक शहर में एक तो होगा ही होगा, किसी शहर में 2, 3, 4 या 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो शहर कितना बड़ा है। मुंबई जैसे शहर के अंदर 4 से 5 लोकल डिलीवरी सेंटर हो सकते हैं और उस शहर के एकदम बीच में होता है सिटी डिलीवरी सेंटर। तो लोकल डिलीवरी सेंटर से वो सामान सिटी डिलीवरी सेंटर में जाएगा 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद सिटी डिलीवरी सेंटर से उस सामान को मैन्युअली छांटा जाएगा, जिसके अंदर उसको अलग अलग ट्रक्स के अंदर लोड किया जाएगा और उसको भेजा जाएगा FC के अंदर। और FC होता है फुलफिलमेंट सेंटर। ये एक स्टेट के अंदर 5 से 7 हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र के फुलफिलमेंट सेंटर से ये सामान डायरेक्टली ट्रेवल करेगा दिल्ली के फुलफिलमेंट सेंटर पे। अब ये कैसे ट्रेवल करेगा? वो वाया रोड भी हो सकता है, वाया रेल भी हो सकता है और वाया फ्लाइट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वो किस टाइप का सामान है, आपने डिलीवरी के कितने पे किए एंड सो ऑन थिंग्स के ऊपर। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1.5 दिन से लेके 4 दिन के बीच में टाइम लग सकता है। देन दिल्ली के फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर जब सामान आएगा तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मैन्युअली। उसके बाद उसको भेजा जाएगा गुड़गांव के सिटी डिलीवरी सेंटर के अंदर। उसके बाद आपका एड्रेस शहर के जिस भी जोन के अंदर आता होगा, उस जोन के लोकल डिलीवरी सेंटर के अंदर सामान भेजा जाएगा। देन लोकल डिलीवरी सेंटर से आपका सामान एक डिलीवरी बॉय उठाएगा, साथ में 50 और पैकेज उठाएगा और आपके घर तक 5 से 6 घंटों के अंदर अंदर डिलीवर कर देगा। अभी जो भी पूरी की पूरी टाइमलाइन आप देख रहे हो, इसके अंदर टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा है, पर एक्चुअल में वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट टाइमलाइन है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जब भी सामान को ट्रैवल करवाया जा रहा है ना, उसको बल्क में ट्रैवल करवाया जा रहा है। चाहे वो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना हो, दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करना हो, गुड़गांव से तुम्हारे लोकल डिलीवरी सेंटर में ट्रैवल करना हो, यहाँ या फिर लोकल डिलीवरी सेंटर से लेके तुम्हारे घर तक ट्रैवल करना हो, हर बार जितना भी सामान लिया जा रहा है ना, सबका सब बल्क में लिया जा रहा है। इवन जो डिलीवरी गाय होगा जो तुम्हारे घर पे सामान देके जाएगा, वो भी अपने साथ 30 से 50 पैकेज लेके चलता है। बट इसकी ना एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए ना अमेज़न ने क्या किया था, अपने FC को मॉडिफाई किया था। इन्होंने बोला था जो हमारे FC है व्हिच इज कॉल्ड फुलफिलमेंट सेंटर, ये हम स्टेट्स के अंदर नंबर ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर बढ़ा देंगे। जिन स्टेट्स के अंदर पहले 1 या 2 है, उसके अंदर हम 4 या 5 ले जाएंगे। एंड जो भी सेलर्स है उनको बोला गया कि आप अपना सामान पहले से ही देश के सारे फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर पहुंचाना शुरू कर दो। समझो जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा था ना, वो इस वाले टाइमलाइन के अंदर लग रहा था, जिसके अंदर हर ऑर्डर पे एक सामान मुंबई से दिल्ली फ्लाई करके जा रहा है। हर एक सामान को सेलर को अलग अलग पैक करना पड़ रहा है, जिसके अंदर 24-24 घंटे लग जा रही है। तो अगर डिलीवरी को फास्ट करने तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कट करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश के अंदर नंबर ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर्स बढ़ा दिए एंड सेलर्स को बोला कि अपना कुछ कुछ क्वांटिटी के अंदर सामान हर फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर भेज दो। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम लोग डायरेक्टली दिल्ली के फुलफिलमेंट सेंटर से सामान को 15 मिनट के अंदर अंदर पैक करेंगे और डायरेक्टली गुड़गांव के लिए भेज देंगे, जिससे हम लोग एट द एंड 1 डे डिलीवरी दे पाएंगे, जिसको अमेज़न प्राइम सर्विस भी बोलता है। जो भी सामान आपके घर पे अमेज़न प्राइम सर्विस के अंदर आता है, वो सारे के सारे उनके फुलफिलमेंट सेंटर से आते हैं। वरना अभी एक और प्रॉब्लम थी, स्टिल ऑर्डर को डिलीवर करने में ना पूरा दिन लग जा रहा था। और यहाँ पे एंट्री लेता है जेप्टो। जेप्टो ने एक चीज समझी कि भैया फुलफिलमेंट सेंटर तक तो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, इसको सोल्व ऑलरेडी अमेज़न कर चुका है। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन कमियों को ढूंढना है जो फुलफिलमेंट सेंटर के बाद हो रही है। एंड वहां पे जेप्टो ने मेनली 3 प्रॉब्लम को फिगर आउट किया। उन्होंने देखा कि भैया जैसे ही अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर ऑर्डर आ जा रहा है, वो 15 मिनट के अंदर पैक तो हो जा रहा है। बट अगर दिल्ली के फुलफिलमेंट सेंटर से सामान को गुड़गांव के सिटी डिलीवरी सेंटर के अंदर भेजना है, तो उसके लिए 2.5 से 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। और ये वेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगेन सामान को बल्क में लेके जाया जाएगा। अमेज़न वाले तब तक वेट करेंगे जब तक एक ट्रक भर के
गुड़गांव में निकलने के लिए सामान रेडी ना हो जाए। उसके बाद जैसे वो गुड़गांव के सिटी डिलीवरी सेंटर में पहुंचेगा, सारे सामान को मैन्युअली चेक किया जाएगा और उसके बाद सारे सामान को एरिया वाइज डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद छोटे छोटे ट्रक्स के अंदर उनको भर के लोकल डिलीवरी सेंटर में भेजा जाएगा, जिसके अंदर अगेन 3 से 4 घंटा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद एक डिलीवरी पार्टनर अलॉट होगा जो अपने साथ 50 पैकेज लेके निकलेगा और 4 से 6 घंटा वो भी लगा देगा आपके घर पे सामान डिलीवर करने में। तो ये जो तीनों स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस ही प्रॉब्लमेटिक और सबसे एफिशिएंट क्या चीज है, फुलफिलमेंट सेंटर। अगर अमेज़न के हर फुलफिलमेंट सेंटर में मैन्युअल ऑर्डर को प्रायोरिटी देना शुरू कर दे तो आप लोग सामान को 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर कर सकते हो। तो इन्होंने एक चीज डिसाइड करी कि हम लोग क्या करेंगे, एक शहर के अंदर ना 50 फुलफिलमेंट सेंटर बना देंगे और क्योंकि क्विक कॉमर्स के अंदर बन रहा है तो उनका नाम रख दिया गया डार्क स्टोर। डार्क स्टोर एक सामानों का वेयर हाउस है जिसके अंदर सारे के सारे सामान को अरेंज करके रखा गया। जैसे आप लोग स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या किसी भी ऐप से ऑर्डर करते हो, 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर सामान पैक होकर डिलीवरी राइडर को दे दिया जाता है और वो पूरे डार्क स्टोर पे आप लोग जाके सामान नहीं खरीद सकते हो। वहां से अगर आपको सामान चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो क्विक कॉमर्स ऐप बनानी है, डिलीवरी को फास्ट करना है, बहुत क्लियर प्रॉब्लम समझ आ चुकी है कि भैया नंबर ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर बढ़ाने हैं। अभी इस चैनल के ऊपर बिजनेस की बातें करते हुए ना हमको 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक ना मैंने एक चीज बहुत बार सुन लिया कि 90% स्टार्टअप पहले 3 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है मैन्युअल वर्क करना। आप लोग फ्रीलांसर है, स्टार्टअप फाउंडर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक बिजनेस करते टाइम लिटरली हमारा ध्यान ना 10 जगहों के ऊपर होता है, जिससे ना हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं और वो होते हैं फॉलोअप्स। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोगों को एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेट सॉफ्टवेयर सीखना ही सीखना चाहिए, जिसको कुछ लोग CRM सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो कि आपके बिजनेस को एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैनेज करने में मदद करता है। एंड फॉर दैट यू कैन एक्सप्लोर Odoo CRM सॉफ्टवेयर एंड हियर इज व्हाई। और उसके लिए तुम लोग Odoo का CRM यूज कर सकते हो और उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। तुम्हारे पास टोटल 10 लीड हो या फिर 10,000 लीड्स हो, ये तुम्हें हर लीड ट्रैक करने के अंदर मदद करता है और वो भी सिर्फ एक ही जगह के ऊपर, जिससे आप लोग कोई भी फॉलोअप या फिर क्लाइंट अपडेट मिस ना करो। और अगर तुम्हारी डील क्लोज हो जाती है तो तुम लोग अपॉर्चुनिटी टैब से कोटेशन भी शेयर कर सकते हो और कस्टम डैशबोर्ड के साथ तुम लोग रेवेन्यू फोरकास्ट और रियल टाइम डेटा को इजीली ट्रैक भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की एक क्लियर पिक्चर देख के डिसीजन लेने में थोड़ा इजी रहता है। तो तुम्हारी 1000 लोगों की टीम है या फिर तुम अकेले शुरू कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए Odoo बेस्ट चॉइस है। और ऐसी Odoo तुम्हारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, इनवॉइसिंग जैसी 45 से भी ज्यादा एप्स प्रोवाइड करता है, जिसमें तुम्हारा एक Odoo ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है और वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट के साथ। और अगर बाकी एप्स के सपोर्ट चाहते हो तो वो भी सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैनेज करने की हैबिट डाल लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। Odoo CRM को चेक करने के लिए लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। बट यहाँ पे ना 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके अंदर पहली ये कि फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाने कहाँ पे, जिसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने ना देश के अंदर सबसे पहले मेट्रो सिटीज को टारगेट किया कि भैया मेट्रो सिटीज के अंदर लोग थोड़ा ज्यादा पे कर देते हैं तो शायद डिलीवरी कॉस्ट हम वहां से रिकवर कर पाएंगे। बट मेट्रो सिटीज के अंदर भी अलग अलग एरियाज होते हैं, कुछ क्राउडेड एरियाज होते हैं, कुछ क्राउडेड एरियाज नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया, हर मेट्रो सिटी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ एरियाज को नाम दिया गया ओपन एरियाज, जिसके अंदर अगर आप लोग 8 मिनट ड्राइव करोगे तो आप लोग इजीली 3 से 4 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। और ये वो एरियाज है जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम होता है और बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। दूसरे एरिया जहां पे मीडियम लोग रहते हैं उनको बोला गया स्टैंडर्ड एरियाज, जहां पे आप लोग 8 मिनट में 2 से 3 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो। और तीसरा था हाई ट्रैफिक एरिया, जिसके अंदर आप लोग 8 मिनट के अंदर अंदर 1.5 से 2 किलोमीटर ही ट्रेवल कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने एरियाज के अकॉर्डिंग रेंज डिसाइड कर ली कि भैया 2 मिनट जो हमारे पास है उसके अंदर पैकिंग हो जाएगी, 8 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ऑर्डर को फुलफिल कर देंगे। और अभी तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ऑर्डर देने में भी तो टाइम लग जाता ना, उसको तो गिना ही नहीं। तो ये डिलीवरी कंपनीज क्या करती है, आपने जो भी घर की लोकेशन सिलेक्ट करी होती है ना उसके आसपास एक 50 मीटर की इमेजिनरी लाइन खींच देती है। ये कंपनीज ये नहीं प्रॉमिस करी कि 10 मिनट के अंदर अंदर सामान आपके हाथ में होगा। ये कंपनीज ये ट्राई करती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा राइडर आपके 50 मिनट के दायरे के अंदर आ जाए। और इस चीज को आप लोग मिसलीडिंग मार्केटिंग भी बोल सकते हो, पर थोड़ा सा लॉजिकल भी है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज के गेट से लेके आपके रूम तक आने में 15 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। तो इस हिसाब से तो 10 मिनट की डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इन्होंने कभी भी आपके घर को या गेट को टारगेट किया ही नहीं है, इन्होंने आपके घर के 50 मीटर के एरिया को टारगेट किया। अभी रेंज डिसाइड होगी, उसके बाद सेंटर्स बनाने बहुत ईजी होंगे, ये इनको लगा था। पर यहाँ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि इनिशियली जो डार्क स्टोर्स बनाए गए थे ना उसको सेंटर में बना दिया गया था और डार्क स्टोर को ना सर्कल एरियाज के अंदर मैप कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, हर वो शहर जिसके अंदर ये अवेलेबल होना चाहते हैं उसके ऊपर सर्कल के अंदर मार्किंग करनी शुरू कर दी थी और उस हर सर्कल के सेंटर के अंदर एक एक डार्क स्टोर प्लेस करने का ट्राई किया। और उससे हुआ क्या कि सर्कल्स की बाउंड्रीज ना कभी भी आपस में मिलती नहीं है, जिससे 4 सर्कल्स के बीच में एक डेड जोन क्रिएट होने लगा। अभी उस डेड जोन से बचने के लिए इन्होंने सोचा कि यार सर्कल्स नहीं लेते, हम लोग ना स्क्वायर ले लेते हैं। अभी जैसे इन्होंने मैप के ऊपर स्क्वायर डिजाइन लेना शुरू किया, उससे डेफिनेटली एक चीज सोल्व हो गई थी कि भैया बाउंड्रीज आपस में मिल रही हैं। बट उससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भैया डिलीवरी जोन टाइम नहीं हो रही थी, जिसका रीजन समझो कि स्क्वायर का जो रेडियस होता है ना वो हर एरिया से
इक्वल नहीं होता है, जिससे अगर कोई भी इस एरिया के अंदर ऑर्डर करेगा तो उसको तो ऑर्डर 10 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा। बट इन्हीं स्क्वायर्स की वजह से ना कुछ ऐसे एरियाज भी बन गए थे जिनका रेडियस 41% से भी ज्यादा था। दैट मींस अगर वहां से कोई भी बंदा ऑर्डर करता है तो उसको फुलफिल करने में 41% से भी ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे ये सी समझ आया कि भैया एफिशिएंट डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं होगी ऐसे। फिर इन्होंने एक और तिगड़म लगाई कि भैया ना ही सर्कल में मैपिंग करेंगे ना ही स्क्वायर में मैपिंग करेंगे, हम लोग इसको हेक्सागन शेप के अंदर मार्किंग करेंगे। जब आप लोग हेक्सागन शेप लेते हो ना तो वो एक ऐसी शेप है जिससे बाउंड्रीज भी आपस में मिल जाती है और जो फेलियर रेट होता है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 से 15% के बीच में आ जाता है। तो हेक्सागन एक बेस्ट पॉसिबल शेप थी जिसके अंदर मैक्सिमम एरियाज कवर भी हो रहे थे और कम से कम फेलियर रेट आ रहे थे। तो जिन जिन सिटीज के अंदर इन कंपनीज को एक्सपेंड करना था पूरे के पूरे मैप्स को हेक्सागन शेप्स के अंदर डिवाइड किया और सेंटर के अंदर डार्क स्टोर खोलने शुरू कर दिए। बट अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोट करती है और वो है फाइनेंसिस। मैंने पीछे बोला था ना कि भाई अमेज़न वाले स्लो जरूर है पर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि वो लोग बल्क के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक शहर के अंदर 50 गोस्ट स्टोर खोल दिए, 50 दुकानों का उसके ऊपर रेंट जा रहा है, 50 दुकानों के अंदर लोग काम कर रहे हैं और हर ऑर्डर को मैन्युअली ट्रीट किया जा रहा है। मतलब जैसे ही ऑर्डर बजेगा आपको एक एक ऑर्डर को पैक करना होगा और एक बंदा जाके सामने वाले के घर दे के आएगा, जिससे होता क्या था कि कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। और काफी नामी फाउंडर्स ने ये भी बोल दिया था कि भैया क्विक कॉमर्स कभी भी लाइफ में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता है। बट ये जो 10 मिनट 15 मिनट 7.5 मिनट कोई पैसा नहीं बन सकता इसमें। और यहीं से शुरू होते हैं क्विक कॉमर्स के डार्क डेज, क्योंकि स्टार्टअप बनाने को तो आप लोग कोई भी स्टार्टअप बना लो, आप लोग बोल दो कि भैया मैं सारा दिन सामान लेके लोगों के घर के बाहर खड़ा रहूंगा, बट एक्चुअल में एट द एंड सस्टेनेबल स्टार्टअप उसी को बोला जाता है ना जो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बना के देता है। और एक और चीज है जो मैं 5 या 6 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरी वीडियोस तो रेगुलरली देखते हो, पर जो भी लोग वीडियोस देखते हैं उसके अंदर से 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो यार कब तक मुझे 1 मिलियन पे रोक के रखोगे? सब्सक्राइब करो, इस नंबर को बढ़ाना भी तो हमें। देखो जैसे ही क्विक कॉमर्स लॉन्च हुआ था ना उन्होंने अपने आप को ना मार्केट बहुत गलत किया था। उनकी मार्केटिंग कुछ ऐसे थी कि भैया ड्राइंग कर रहे हो, पेंसिल गुम हो गई है तो एक काम करो 10 मिनट में मंगा लो, किसी रिश्तेदार के घर पहुंच गए गिफ्ट ले जाना भूल गए हमारे से मंगवा लो। इन्होंने मार्केटिंग के अंदर कन्वीनियंस के नाम पे ना खुद को ऐसी जगहों पे प्लेस करना शुरू कर दिया जहां पे इंसान हिल के राजी ना हो। और अगर इस चीज को एक झलक को देखो तो समझ भी आता है कि भैया बढ़िया कन्वीनियंस बेचा जा रहा है, बट रियलिटी के अंदर उस टाइम पे सारी क्विक कॉमर्स कंपनी ना स्मॉल टिकट साइज को टारगेट कर रही थी। तभी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भैया ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जो मैक्सिमम सामान मंगा रहे हैं 50 से 100 रुपए का मंगा रहे हैं। 100 रुपए का सामान बेचोगे आपको 30 रुपए बचते हैं, बीच में 35 रुपए उसके अंदर से आप डिलीवरी गाय को दे देते हो। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, आपके डार्क स्टोर का खर्चा आता है, आपके स्टाफ का खर्चा आता है, आपकी ऐप का खर्चा आता है, फिर मार्केटिंग का आता है। ये सारा पैसा रिकवर कैसे करोगे आप लोग? और जिस टाइम पे सारी की सारी क्विक कॉमर्स कंपनी इन चीजों के अंदर स्ट्रगल कर रही थी ना उस टाइम पे अंबानी ने इन एप्स के अंदर पैसा डाला था। अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी है तो तुम्हें याद होगा कि अंबानी ने डंजो के अंदर पैसा डाला था, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया था कि भैया चेक किया जाए कि ये मार्केट चल कैसे रही है। अंबानी ने पैसा डाल के एक कंपनी को बनाया, थोड़ा सा बड़ा किया और खुद ही उस कंपनी को खत्म भी करवा दिया था। और ये पूरी चीज को मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो 2022 के आसपास सबसे पहले जेप्टो ने क्विक कॉमर्स को शुरू किया था। उसके बाद ना उस टाइम पे एक और कंपनी होती थी ग्रोफर, जिसको अश्नीर ग्रोवर चलाता था। वो कंपनी प्रॉफिटेबल थी नहीं और उसको फंडिंग भी नहीं मिल रही थी, जिसके पीछे यही रीजन था कि भैया इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि क्या नया करोगे, तो उन्होंने ग्रोफर से खुद का नाम चेंज करके ब्लिंकिट कर दिया था, जिसकी वजह से क्विक कॉमर्स की एक लहर आई और उसके बीच में इनको फंडिंग में मिलनी शुरू हो गई। और बाद में आने वाले टाइम में ब्लिंकिट को जोमेटो ने खरीद लिया। जोमेटो को देख के स्विगी ने अपना खुद का इंस्टामार्ट लॉन्च कर दिया। और जब ये सारी चीजें चल रही थी अंबानी कर रहा था ऑब्जर्व, क्योंकि अंबानी कभी भी ऐसे बिजनेस के अंदर नहीं जाते जिसके अंदर आप लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते। और ये चीज ना मैं तुम्हें डेटा दिखा के समझाता हूँ। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारी कंपनीज ने मार्केट के अंदर हजारों करोड़ रुपए जलाए सिर्फ और सिर्फ मार्केट बनाने के लिए। आज से 3 साल पहले ना तुम लोगों को पता था कि भैया क्विक कॉमर्स क्या होता है? ना ही मुझे पता था। मार्केट के अंदर हजारों करोड़ रुपए जलाए गए सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए। और जैसी मार्केट क्रिएट हो गई अंबानी जी पीछे से छुपके से घुस गए। अभी अंबानी जी कैसे घुसे की स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं उसको मैं आगे बताता हूँ, पर पहले तुम लोग ना एक बार ये वाले नंबर्स देखो। तुम लोग इसके अंदर देखोगे कि ये कंपनी जब शुरू हुई थी ना तो इनकी एवरेज टिकट साइज बहुत कम थी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट करे जिससे इनकी एवरेज टिकट साइज बढ़ाई जा सके। और दूसरी तरफ इनके लॉसेस तो तुम लोग देख ही सकते हो। और जब ये सारी कंपनी जितना दबा दबा के लॉस कर रही थी ना, 80% ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनको लगता था कि भैया क्विक कॉमर्स फेल होगा। फिर भी इसको सक्सेसफुल करने के पीछे ना हर कंपनी ने अपना लॉयल्टी प्रोग्राम ट्राई किया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब भी ब्लिंकिट या जेप्टो के ऊपर जाके सामान ऑर्डर करते हो तो वो आपको 9 रुपए का ना सब्सक्रिप्शन बेच देता है। पहले जेप्टो के अंदर या ब्लिंकिट में 9 रुपए का आता था, अभी शायद 99 रुपीज का हो गया। अभी रियलिटी में बताऊं तो उनको आपसे 99 रुपीज या फिर 9 रुपए चाहिए नहीं है। ये एप्स बस आपसे एक पैसा ले लेती जिससे आपकी लॉयल्टी इनकी ऐप से बन जाए कि अगर आपने जेप्टो का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 200 के ऑर्डर पे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। तो आप लोग ब्लिंकिट या स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी एप्स को ट्राई भी क्यों करोगे? आप हर बार जेप्टो ही खोलोगे और ना ही प्राइस को कंपेयर करोगे। यही माइंडसेट बेचना एजेंडा होता था ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन मॉडल्स का, क्योंकि इन कंपनीज का बिजनेस कभी भी राशन बेच के पैसा कमाना नहीं है, लॉयल्टी का मिसयूज करना है। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग सभी ऐप से सिमिलर सामान ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि किसके अंदर सबसे सस्ता आ रहा है और किसके अंदर सबसे तेज आ रहा है। ये मैंने ब्लिंकिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये ज़ेप्टो का कर दिया और ये स्विगी इंस्टामार्ट का कर दिया। अमेज़न का ऑर्डर मैं प्लेस नहीं कर रहा क्योंकि वो 2 घंटे बाद दिखा रहा है। ये बिग बास्केट का ऑर्डर है, ये जियो मार्ट का ऑर्डर है। तो सारे के सारे ऑर्डर्स मैं प्लेस कर चुका हूँ और अभी देखते हैं कि सामान कब तक आता है। अभी सामान कब तक आता है इससे पहले ना ये चीज समझो कि मैंने सामान में ऑर्डर क्या किया। मैंने सभी एप्स के अंदर जाके ना 5 चीजें ऐड करी है जो कि बेसिक नेसेसिटी है, हर किसी के पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ऐड किया अमूल मिल्क कि भैया दूध तो सारे पीते हैं और हर क्विक कॉमर्स ऐप के ऊपर दूध तो होना ही चाहिए। दूसरा मैंने ऐड किया आशीर्वाद आटा। तीसरा मैंने ऐड किया दावत के चावल। शुगर मैं किसी भी ब्रांड की 1 kg कंसीडर करके चल रहा हूँ, बट बाकी प्रोडक्ट्स के मैंने तुम्हें ब्रांड्स इसलिए बताए क्योंकि हम लोग प्राइस को भी कंपेयर कर सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्विक कॉमर्स ऐप के ऊपर बेसिक चीजें भी नहीं थी। एक तरफ को हमको दूर से देख के लगता है कि यार ये लोग गाड़ियां डिलीवर कर देंगे, ये लोग PS5 डिलीवर कर देंगे, बेसिक चीजें भी नहीं है। ब्लिंकिट से मैं ये 5 चीजें मंगवा रहा था, इसके अंदर से मुझे 3 चीजें मिली और मेरे को 2 चीजें दूसरे ब्रांड की ऑर्डर करनी पड़ी। फ्लिपकार्ट मिनट्स में ये सेम चीज हुई है, मेरे पास 3 चीजें मिली है और 2 चीजें मेरे को दूसरे ब्रांड की ऑर्डर करनी पड़ी। बिग बास्केट के अंदर मेरे को 5 में से 4 आइटम्स एकदम सेम ब्रांड की मिल गई है। ज़ेप्टो के अंदर एंड स्विगी इंस्टामार्ट के अंदर 5 की 5 चीजें एग्जिस्ट करती थी। अमेज़न से मैंने ऑर्डर नहीं किया, स्टिल मैंने सर्च करके देखा था, उसके अंदर से 3 आइटम्स मुझे मिल रही थी। और रही बात जियो मार्ट के अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम्स मिली हैं। और जियो मार्ट का तो मैटर बहुत ही टेढ़ा और क्रेजी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी। बाकी अगर मैं तुम्हें टाइमिंग्स बताऊं तो किस ब्रांड ने कितना टाइम लिया यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। और इसके अंदर फ्लिपकार्ट मिनट जीता जिसने 5 मिनट के अंदर अंदर सामान डिलीवर कर दिया। पर 2-4 मिनट से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ता है प्राइसिंग से। और अगर मैं प्राइसिंग में बताऊं तो सबसे ज्यादा महंगा था ब्लिंकिट, जिसने वही सेम सामान के मेरे से 1590 रुपए से भी ज्यादा पैसे चार्ज करे। उसके बाद आता है फ्लिपकार्ट मिनट जिसने मेरे को 1480 रुपए से ज्यादा चार्ज करा है। उसके बाद बिग बास्केट जिसने मेरे को 1460 रुपए चार्ज करे। फिर आता है ज़ेप्टो जिसने मेरे को 1423 रुपए चार्ज करे। फिर आता है स्विगी इंस्टामार्ट जिसने मेरे को 1402 रुपए चार्ज करे। और जिसके अंदर भी ये 15-20 रुपए का डिफरेंस है ना, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ चीजों के अंदर अलग अलग कंपनी का सामान आया है, तो तुम लोग उन प्राइस को ऑलमोस्ट इक्वल लेके चल सकते हो। तो इसके बाद मैंने अमेज़न पे चेक किया तो मेरे को 1366 रुपए दिखा रहा था और एंड के अंदर हमारा जियो मार्ट सबसे कम पैसे दिखा रहा है, दैट इज 1323 रुपीज। और ये जो अमाउंट दिखाया जा रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा झोल है। बट उस झोल से पहले ना तुम लोग ये चीज समझो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जो भी डेटा दिखाया ना, वो डेटा तुम्हारे लिए सेंसलेस है, क्योंकि मैंने तुम्हें डिलीवरी टाइम बताया कि भैया कौन सा ऐप जल्दी डिलीवर करता है और कौन सा ऐप लेट डिलीवर करता है। बट उस चीज की रियलिटी ये है कि मेरे घर के कौन सा डार्क स्टोर कितना पास है। मेरे घर के जो डार्क स्टोर जितना ज्यादा पास होगा वो उतना जल्दी डिलीवर करेगा और जो जितना दूर होगा वो उतना लेट डिलीवर करेगा। तो अभी इसके बाद तुम्हें लगेगा कि चलो यार प्राइसिंग वाला तो अच्छा है ना, हमें समझ आ गया कि भैया जियो सबसे कम चार्ज करता है और ब्लिंकिट सबसे ज्यादा चार्ज करता है क्योंकि तुमने प्राइस कंपैरिजन देख लिया। और अगर रियलिटी के अंदर बताऊं तो ये चीज भी गलत है। ब्लिंकिट ज्यादा इसलिए चार्ज करता है क्योंकि मैं नॉर्मली ब्लिंकिट ही यूज करता हूं। और अब तुम्हें समझाता हूं डायनामिक प्राइसिंग। समझो इनका बिजनेस ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेढ़ा है। जैसे मैं तुम्हें बताया था कि ये लोग ना कभी भी राशन बेच के पैसा नहीं कमाते, ये लोग लॉयल्टी बेच के पैसा कमाते हैं। अगर तुम लोग अभी एक काम करोगे ना, ज़ेप्टो खोलो आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर, तुम्हें प्राइस डिफरेंस दिख जाएगा। और आईफोन और एंड्रॉइड मोबाइल भी छोड़ दो, एक काम करो दोनों आईफोन ले लो, एक फोन के अंदर पुरानी सिम यूज करना, एक के अंदर नई सिम यूज करना, तुम्हें साफ दिख जाएगा कि कौन सी ऐप कितने सस्ते ऑफर्स दे रही है। एक ऐप के अंदर आलू 40 रुपए किलो दिख रहे हैं और दूसरे ऐप के अंदर आलू 18 रुपए किलो दिख रहे हैं। कुछ कुछ चीजों में लिटरली 100% से भी ज्यादा प्राइसिंग का फर्क है। और इस चीज को आप लोग इलीगल एक्टिविटी भी बोल सकते हो, पर हमारी सरकार के पास टाइम नहीं है जो इसको ट्रैक करे, हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है जो इसको ट्रैक करे। तो हो क्या रहा है, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। ये क्विक कॉमर्स ऐप सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करती है, सबसे पहले आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देती है और जैसे आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलने लग जाते हैं, आप कोई पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जैसे लॉयल होने लग जाते हो, फिर ये आपसे ज्यादा चार्ज करना शुरू करती है। वो 1 किलो आलू जो बाकियों को 22 या 23 रुपए के बेचे जा रहे हैं, आपको 40 रुपए के बेचे जाएंगे, क्योंकि इसको पता है कि आप खरीद सकते हो। आप कौन सी कंपनी का चावल खाते हो, आप कौन सी कंपनी का आटा खाते हो, इसको सब पता है। आप लोग क्या खाते हो उसके बेसिस पे आपकी इनकम डिसाइड करते हो और आपकी इनकम के बेसिस पे आपको क्या प्राइस दिखाने वो भी डिसाइड किए जाते हैं। यहाँ पे मोल वाला कोई सीन नहीं है कि भैया एक गरीब आदमी को भी 50 का मिलेगा, एक अमीर आदमी को भी 50 का मिलेगा, क्योंकि सामने वाले के फोन के अंदर क्या प्राइस दिख रहा है वो चीज आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो कस्टमर जो टाइम की ज्यादा वैल्यू करते हैं उनको ज्यादा महंगा सामान बेचा जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं ब्लिंकिट के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, ज़ेप्टो भी सेम काम करता है, स्विगी इंस्टामार्ट भी सेम काम करता है और कल को जियो भी सेम काम करेगा, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही ऐसे रोटेट होगा। पहले ये लोग आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते थे, अभी ये लोग हैंडलिंग फीस चार्ज करते हैं, आपको डायनेमिक प्राइसिंग दिखाते हैं, अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, अपनी मर्जी से कम कर देंगे। अगर आप लोग इनसे 15 दिन के अंदर 5 बार भी खाना ऑर्डर करते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि 2 बार आपको कुछ ना कुछ फ्री में मिलेगा। कभी कोई टेस्टिंग ट्यूब मिल जाएगी, कभी कोई अखबार मिल जाएगी, कभी कोई आर्टिकल मिल जाएगा, कभी कोई एड मिल जाएगी। ये लोग खुद को एज अ मार्केटिंग एजेंसीज
भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जेप्टो को पता है कि भैया मेरी पसंद क्या है, मैं चॉकलेट ज्यादा खाता हूँ। तो एक नई कंपनी आती है, वो जेप्टो के पास जाती है और बोलती है भैया मैंने ना सैंपल पैक्स बनाए हैं, एक काम करो जो भी लोग चॉकलेट ज्यादा खाते हैं ना उनको मेरे सैंपल पैक भेज दो और मैं पर पैकेट भेजने के आपको 5 रुपए दूंगा। जेप्टो कहता है भैया ठीक है, मेरे को तो मेरे कस्टमर को फ्री में सामान ही देना, मैं दे दूंगा। तो हमारे डेटा को कलेक्ट करके जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी कंपनी आगे बेचती है और उस डेटा से भी पैसे कमाती है। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि भैया थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल आया जा सके। आज की डेट में मैक्सिमम की कॉमर्स ऐप लॉस के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन था एओवी। ब्लिंकिट ने पीछे एक नंबर रिवील किया था कि उनका अगर एवरेज टिकट साइज 640 रुपए आ जाता है तो वो लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर अभी की डेट में देखें तो उनका एवरेज टिकट साइज 660 रुपए हो चुका है और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? इनके ऑफर्स देने का तरीका। हर ऐप आज की डेट में ना आपको एक सेविंग ऑप्शन देगी। वो ऐप आपको बोलेगी कि भैया अगर आप लोग 1000 या 1200 का सामान ऑर्डर करते हो तो जो भी सामान आप ऑर्डर करने वाले हो मैं सब में डिस्काउंट दूंगा। जिससे होता है कि आप लोग जाते हो सिर्फ दूध की थैली लेने, आपको लगता है कि भैया 30 की दूध की थैली, 30 रुपए की डिलीवरी लग रही है, 10 रुपए के हैंडलिंग चार्ज लग रहे हैं, 30 रुपए का दूध 70 रुपए का हो गया। एक काम करता हूँ थोड़ा सा सामान और ऐड कर देता हूँ, कार्ट को मैं 200 रुपए की बना देता हूँ, उसके बाद चेकआउट कर लूंगा, कम से कम फ्री डिलीवरी तो होगी। तो जैसे आप लोग 200 के आसपास पहुंचते तो ये आपको बोलते कि भैया अगर 250 का सामान और ऐड करोगे ना तो मैं आपको एक चीज फ्री में दूंगा। आप लोग 250 का सामान और ऐड कर लेते हो कि भैया कोई चीज फ्री में मिलने वाली है, राशन तो बाद में यूज कर लेंगे, क्या हो गया। तो 250 का सामान ऑर्डर करते ही आपको एक फ्री चीज तो मिलती है और साथ में एक और नोटिफिकेशन आता है कि भैया एक काम करो 500 रुपए का सामान ना और ऐड कर दो। और जैसे ही आप लोग 500 का सामान और ऐड करोगे ना तो मैं हर सामान पे आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। आपको लगता है यार ये सारा सामान सस्ते के अंदर मिलने वाला है, एक काम करते हैं और सामान ऑर्डर कर लेते हैं। और ऐसे आपके ब्रेन से प्ले करके ये लोग आपको ज्यादा से ज्यादा सामान बेचते हैं, जिससे एटलीस्ट ये लोग थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट जनरेट करें। और प्रॉफिटेबल आने के लिए कंपनीज ओपनली ऐसी हरकतें करती रहती है। और दूसरा इन्होंने एक और बहुत स्मार्ट चीज करी, जब भी ये कंपनीज एक्सपेंड करी थी ना, नई नई आई थी, तो इन्होंने क्या किया था, पूरे शहर के अंदर डार्क स्टोर्स खोल दिए थे। अभी इन्होंने वो एरियाज डिसाइड कर लिए जहां के डार्क स्टोर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे गरीब लोग रहते हैं या फिर वहां के लोग ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते, वहां पे इन्होंने डार्क स्टोर्स को बंद कर दिया। और ये सारे के सारे प्रोसेस इनके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुली वर्क कर भी रहे थे। बट फिर बीच में एंट्री होती है हमारे अंबानी साहब की। अंबानी साहब ने एक ही काम किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कभी नहीं लेनी, क्योंकि जब भी आप लोग फर्स्ट मूवर में आओगे हजारों करोड़ रुपए जलाओगे सिर्फ और सिर्फ मार्केट बनाने के लिए। ये सारी कंपनीज ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए जलाए, मार्केट बनाया, अंबानी जी आके डेरा बसा लिया। सबसे पहले उन्होंने ये फिगर आउट किया कि भैया कहां कहां पे इनके डार्क स्टोर्स प्रॉफिटेबल है और वहीं पे जाके अपने भी डार्क स्टोर्स बना दिए। बट ब्लिंकिट के पास 2000 डार्क स्टोर है और अंबानी भाई के पास सिर्फ और सिर्फ 600 डार्क स्टोर है। उसके बाद भी ब्लिंकिट 500 से 600 पिन कोड के ऊपर सामान डिलीवर करता है। और वहीं पे जियो मार्ट ने एंट्री लेते ही 17,000 पिन कोड को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई कि हम लोग डार्क स्टोर्स नहीं बनाएंगे। इन्होंने देखा कि भैया हर कोई फाइट कर रहे हैं कि भैया मैं जल्दी दे दूंगा, मैं जल्दी दे दूंगा, मैं सस्ता दे दूंगा। इन्होंने सोचा कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ सस्ता दूंगा। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ना इन्होंने 3 स्ट्रेटेजीज बनाई। इन्होंने देखा कि भैया फॉर्च्यून का तेल बेचूंगा, कम मार्जिन मिलेगा, मेरे ब्रांड का बेचता हूं। फॉर्च्यून की चीनी बेचूंगा, कम पैसा मिलेगा, एक काम करता हूं गुड लाइफ नाम से ब्रांड बनाता हूं, खुद के ब्रांड की बेचता हूं। ऐसे इन्होंने क्या किया, जियो मार्ट के अंदर ना मैक्सिमम ब्रांड्स हर चीज के खुद ही बना लिए और खुद ही प्रमोट भी करते रहते हैं उसको। और जब मैं ऊपर डेटा दिखा रहा था मैंने बताया था ना कि भैया सिर्फ 2 ही चीजें मिली, एक अमूल का दूध मिला था और एक कोई भी ब्रांडेड चीनी मिल गई थी और वो भी इन्हीं का खुद का ब्रांड था। बाकी दावत के चावल हो गए, आशीर्वाद का आटा हो गया या फिर फॉर्च्यून का तेल हो गया, कुछ भी नहीं मिला था इनके पास, जिससे इनके मार्जिन भी बढ़ जाते और ये लोग आपको ज्यादा सस्ता सामान भी दे पाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्रैक किया कि भैया हम लोगों को सामान को सस्ता रखना है और वो चीज करने के लिए इनको जो भी करना पड़ रहा है ये कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने प्लान बनाया कि ये लोग पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को ना एसेट लाइट रखेंगे। ब्लिंकिट ने कितने सारे डार्क स्टोर्स बंद कर दिए, उसके बाद भी आज की डेट में उसके पास 2000 डार्क स्टोर्स हैं, मतलब 2000 दुकानें हैं जिसके अंदर भर के सामान पड़ा हुआ है। हर दुकान में 6 से 7 नौकर काम करते हैं। सारी की सारी चीजें फिक्स्ड कॉस्ट है। बट अंबानी के पास ना इस सारे के बीच में एक प्रिविलेज थी, इनके पास ना 1800 से ज्यादा खुद की जियो मार्ट्स हैं। इन्होंने क्या किया, डार्क स्टोर्स को ज्यादा बनाया ही नहीं, जियो मार्ट से डिलीवरी चालू कर दी। अभी आपको लगेगा ठीक है यार 1800 जियो मार्ट के स्टोर हो गए, 600 इन्होंने डार्क स्टोर बना दी थी, फिर ये लोग 17,000 पिन कोड पे अवेलेबल कैसे है? और उसके लिए ये लोग यूज कर रहे हैं अपना 20 लाख लोगों का किराना नेटवर्क। इनके जो भी सामान बनते हैं ना ये लोग किराना स्टोर्स के ऊपर सप्लाई करते हैं और इन्होंने ना उन्हीं किराना स्टोर से ही पार्टनरशिप कर ली। इन्होंने जाके बोला कि भैया कल को अगर ऑर्डर आएगा तो हम लोग तुम्हारी दुकान से उठा के घर पे डिलीवर कराएंगे। और ऐसे करके 20 लाख दुकानों को अपने अंदर रजिस्टर कर लिया। और जिन एरिया से ज्यादा ऑर्डर आते हो, जहां की ऑडियंस ज्यादा पे करने के लिए रेडी है, वहां पे डार्क स्टोर खोल दिए। जैसे मेरे को जियो मार्ट का ऑर्डर 15 से 16 मिनट के अंदर मिल गया था। बट अगर आप लोग टियर 2 या टियर 3 में रहते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको 3 घंटे से लेके 2 दिनों तक ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि ये लोग आज की डेट में भी एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, ये लोग कॉस्ट कम करने के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। और जितना अभी तक समझ आ रहा है ना, इनका प्योर
आईपीओ टारगेट ना सेकंड इंडिया है, वो इंडिया जो ज्यादा अमीर भी नहीं है और ज्यादा गरीब भी नहीं है, और उसका जुगाड़ ना इन्होंने 2022 के अंदर ही शुरू कर दिया था। समझो जो टियर 3 की ऑडियंस होती है ना, उनको एक ऐप डाउनलोड करवाना, ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद खुलवाना, डेली चलवाना, सामान ऑर्डर करवाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इन्होंने क्या किया था, मेटा के साथ ना पार्टनरशिप कर ली थी, जिसके अंदर अपनी ऐप का पूरा लेआउट ना ये लोग व्हाट्सएप के अंदर ले आए थे। जिसका मतलब अगर आप लोगों को जियो मार्ट से कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप लोग वाया व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों को इनकी ऐप तक डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस चीज के लिए इन्होंने मेटा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी। और जिन लोगों को लग रहा है कि यार सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत क्रेजी लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, इन्होंने पिछले साल ही फुल फ्लेज गेम के अंदर एंटर किया था। एक साल के अंदर अंदर टॉप 2 के अंदर आ चुकी है, और बाकी सारी की सारी कंपनीज लॉस के अंदर है, और ये लोग पहले साल के अंदर ही पॉजिटिव है। और जितना मैंने तुम्हें अभी बताया वो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था, क्योंकि अंबानी भाई ना पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जियो मार्ट की बात करी है। इनके पास रिलायंस डिजिटल भी है, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाता है। इनके पास रिलायंस ट्रेंड्स है, तीरा है, इनके पास कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए, फुटवेयर चाहिए, जो भी चाहिए हर चीज के इनके पास 10-10 ब्रांड्स हैं। और अगर इन्होंने इकोसिस्टम को ढंग से सेट कर लिया तो सुई से लेके गाड़ी तक ये लोग 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर देंगे। और ये चीजें देखने में जितनी फैसिनेटिंग लगती है ना, उतनी ही ज्यादा स्केरी भी है, क्योंकि जो चीजें पहले आप लोग जाके लोकल शॉप से परचेज करते थे, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हो, जिससे नो डाउट आप लोगों को कन्वीनियंस बढ़ रहा है। आप लोग ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो कन्वीनियंस लेने के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पर ऐसे इकोनॉमी वर्क नहीं करती है। अगर सारा का सारा पैसा एक ही आदमी लेके चला जाएगा और पूरी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मोनोपोली बना लेगा, और उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट और सीसीआई दूर से ऐसे बैठी देख रही होगी कि यार बढ़िया कर रहा है ये आदमी, तो एक्चुअल में ना ऐसी चीजें देश के लिए बहुत रिस्की हो जाती है। जैसे अभी पीछे इंडिगो का कांड हुआ था। इंडिगो वालों के पास 60% फ्लाइट थी इंडिया की। इंडिगो वाले टोटल फ्लाइट्स के मार्केट शेयर का 60% से भी ज्यादा ऑन करते थे। 2 दिन इंडिगो की फ्लाइट्स डिले हुई, पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो गया। तो अगर कोई भी एक कंपनी बहुत ज्यादा पावर ऑन करती है तो उसके ऊपर देश की डिपेंडेंसी बन जाती है, जिसको फेयर तरीके से डील करना जरूरी बहुत है। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओडू के CRM को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, दोबारा याद दिला रहा हूं। और मैं तुमसे मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।